8. क्या आप सोच सकते हैं कि कोई रोटी और बोटी भूनने वाले तंदूर में अपनी बीवी की बॉडी को भून दे, या फिर शराब के एक पैक के चक्कर में बला की खूबसूरत मॉडल की जान ले ले। इतना ही नहीं, जब अपराध देता है दस्तक तो इश्क भी कोर्ट में जाकर पलट जाता है और चढ़ जाता है एक नौजवान ऑनर किलिंग की भेंट। यही नहीं, लव, सेक्स और सियासत में भी कई जिंदगियों को मौत के घाट उतारा है। इसलिए अब वक्त है रोल, कैमरा और जिंदगी से होते हुए रियल क्राइम स्टोरीज की दुनिया में जाने का। आपको सावधान और सतर्क रखने के लिए हम लेकर आए हैं नई ऑडियो सीरीज अपराध, द इंडियन क्राइम पॉडकास्ट। इस ऑडियो सीरीज में हम क्राइम और उसकी ट्रेजेडीज के बारे में बारीकी से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको रोज नई रियल मर्डर मिस्ट्री से रूबरू करवाएंगे। ऐसी कहानियां जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि हम साथ मिलकर इस देश से क्राइम और क्रिमिनल्स को कम कर सकते हैं। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तारीख थी 3 जुलाई साल 1995। रात के करीब 1 बज रहे थे। कीबोर्ड के खटखट की आवाज और राजधानी दिल्ली के नामचीन मीडिया घरानों में फोन की घंटी बजती है। एक कांग्रेस नेता के रेस्टोरेंट के तंदूर में इंसानी बॉडी को जलाने की कोशिश की गई। इतना सुनते ही मीडिया के क्राइम रिपोर्टर्स की गाड़ी कवरेज के लिए तैयार होने लगती है। लेकिन उस समय तक किसी को अंदाजा नहीं था कि ये केस कितना बड़ा बनने वाला है। ये वही केस था जिसमें तब के क्राइम रिपोर्टर्स कसमें खाया करते थे। इसी केस की बाइलाइन ने न जाने कितने रिपोर्टर्स को स्टार रिपोर्टर बना दिया। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि मर्डर करने के बाद बॉडी को ठिकाने लगाने का ये अपने आप में एक अनोखा मामला था, जिसे दुनिया की तारीख में तंदूर कांड के नाम से याद किया जाता है। 1995 में दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा, उसकी पत्नी नैना साहनी और मतलूब करीम, इन 3 किरदारों के नाम आप याद रखिएगा, क्योंकि पूरी कहानी के सूत्रधार यही तीनों हैं। दिल्ली, जिसे अब दिल्ली नाम से बुलाया जाने लगा है, वहां आज के समय में जहां होटल शंग्रीला है, वहां साल 1995 में अशोका यात्री निवास हुआ करता था। उसी के अंदर ही टेंडर पर एक बगिया नाम का ढाबा चला करता, जिसे तब के दिल्ली यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट सुशील शर्मा चलाया करता था। सुशील शर्मा और नैना साहनी की प्रेम कहानी दिल्ली यूथ कांग्रेस के दिनों की ही थी। दरअसल बात ऐसी थी कि सुशील, नैना और मतलूब करीम जाकिर हुसैन कॉलेज के दिनों से ही द नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस पार्टी के स्टूडेंट ब्रांच का हिस्सा बन गए थे और बाद में इन्होंने यूथ कांग्रेस को ज्वाइन किया, जहां सुशील धीरे धीरे प्रेसिडेंट बना और नैना और मतलूब भी कार्यकर्ता के तौर पर काम करते रहे। नैना और मतलूब की दोस्ती कॉलेज के दिनों से ही काफी गहरी थी। कहा तो यहां तक जाता है कि मतलूब को नैना से प्रेम था, जिसे वो दोस्ती की परत में छुपा कर रखा हुआ था। लेकिन कॉलेज में इलेक्शन के दौरान नैना और सुशील के बीच नजदीकियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गए और बाद में दोनों ने शादी भी कर ली और नैना के प्रति मतलूब करीम का प्यार दिल के किसी कोने में दबा सा रह गया। शादी के बाद का समय सुशील और नैना का काफी अच्छा बीत रहा था। सुशील भी अपने पॉलिटिक्स के करियर को आगे बढ़ाना चाहता था, लेकिन वहीं दूसरी ओर नैना और मतलूब के बीच की दोस्ती भी बढ़ती जा रही थी। मतलूब के कहने पर नैना भी यूथ कांग्रेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना चाहती थी। हालांकि नैना और मतलूब करीम की दोस्ती के बारे में सुशील शर्मा को भी अच्छे से पता था, लेकिन शादी के बाद मतलूब का नैना की जिंदगी में दखल देना सुशील को रास नहीं आ रहा था। मतलूब और नैना की दोस्ती पहले से ज्यादा गहरी होती जा रही थी। कई बार तो मतलूब सबके सामने ही नैना के साथ फ्लर्ट भी करने लगा था। मतलूब और नैना की दोस्ती सुशील के मन में शक के बीज को गहरा करने के लिए काफी थी। कुछ समय और गुजरता है और सुशील को ये दिखने लगता है कि नैना और मतलूब काफी समय साथ में गुजारने लगे। वो दोनों साथ में पार्टी भी करते थे और शराब भी पीते थे।
ये सब देखकर सुशील को शक हो चुका था कि उसकी पत्नी नैना साहनी का अपने दोस्त मतलूब करीम के साथ अवैध संबंध है। अब तारीख आती है 2 जुलाई 1995। रात के 8:30 बजे के करीब सुशील घर का दरवाजा खोलकर अंदर आता है और अंदर आते ही उसकी नजर अपनी पत्नी नैना पर पड़ती है। तब नैना किसी से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी, लेकिन सुशील की आहट सुनते ही नैना ने फोन काट दिया। सुशील के पूछने पर कि नैना तुम किससे बात कर रही थी, नैना झूठ बोल देती है कि किसी से नहीं, रॉन्ग नंबर था। ये बोलकर नैना किचन की तरफ चली जाती है, लेकिन नैना के हाव भाव से सुशील को शक हो गया था। अपने शक को पुख्ता करने के लिए सुशील लैंडलाइन फोन पर रीडायल बटन दबा देता है और सुशील का शक सही निकलता है। उस रॉन्ग नंबर का पता नैना साहनी का करीबी दोस्त मतलूब करीम का घर था। अब सुशील के दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि उसकी पत्नी का अफेयर मतलूब करीम से चल रहा है और उसकी गैर हाजिरी में नैना और मतलूब फोन में घंटों बात करते हैं। इसके बाद सुशील सीधा नैना के पास जाता है और उस पर इल्जाम लगाता है कि तुम मुझसे झूठ बोलती हो, तुम और मतलूब केवल दोस्त नहीं बल्कि तुम दोनों के अवैध संबंध हैं। इसके बाद दोनों की बहस बढ़ती जाती है और नैना भी अपने बचाव में कई बातें सुशील को कहती है। सुशील शर्मा का गुस्सा बढ़ता है और वो अपनी लाइसेंस वाली पिस्तौल सीधा नैना साहनी के ऊपर तान देता है। और फिर 2 जुलाई 1995 की रात करीब 9 बजे सरकारी क्वार्टर 8/2A से 3 गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली सुशील ने अपनी पत्नी नैना के ऊपर चलाई थी। पहली गोली कमरे की छत पर लगी, दूसरी नैना की गर्दन पर और तीसरी नैना साहनी के सर पर लगी, जिससे मौकाए वारदात पर ही उसकी मौत हो जाती है। जिस खूबसूरत प्रेम कहानी की शुरुआत कॉलेज के दिनों में हुई थी, उसका अंत 3 गोलियों से हो चुका था। हालांकि नैना की मौत के कुछ समय बाद जब सुशील को एहसास होता है कि उसने गुस्से में अपनी ही पत्नी का मर्डर कर दिया, तो उसे पछतावा होता है, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकता था। फिर वो दिमाग को शांत करने की कोशिश करता है और एक पॉलिथीन बैग का इंतजाम करता है। कुछ घंटे बाद फ्लैट का दरवाजा खुलता है और सुशील बड़ी ही जल्दी से पॉलिथीन को खींचता हुआ फ्लैट से बाहर निकलता है। पार्किंग में खड़ी अपनी कार की डिक्की खोलता है और उसमें पॉलिथीन को डालकर कार को लेकर निकल जाता है। सुशील तेज रफ्तार से कार को लेकर इनकम टैक्स ऑफिस के पुल के पास आता है। शायद उसे किसी खास मौके की तलाश थी, लेकिन उसे भीड़ भाड़ होने की वजह से वो मौका मिल नहीं पा रहा था। दरअसल सुशील कार की डिक्की में रखी नैना की लाश को यमुना नदी में फेंकना चाहता था, लेकिन पुल के कई चक्कर लगाने के बाद भी उसे सही मौका नहीं मिल पाया। तभी अचानक से उसके दिमाग में एक और आइडिया है। वो अपनी कार का रुख कन्नॉट प्लेस की तरफ मोड़ देता है। तेज रफ्तार कार हवा से बातें करते हुए अशोका यात्री निवास के अंदर बगिया रेस्टोरेंट के पास जाकर रुकती है। रेस्टोरेंट में उस वक्त भी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे। कार से यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सुशील निकलता है और अपने रेस्टोरेंट मैनेजर केशव को अपने पास बुलाता है। केशव ही वो शख्स था जिसे सुशील का विश्वास पात्र भी कहा जाता था। सुशील केशव से कहता है कि तुरंत इस रेस्टोरेंट को आज के लिए बंद कर दो, सभी से कह दो खाना खत्म हो गया है। केशव को हैरानी होती है, लेकिन वो मालिक के सामने कुछ बोल नहीं पाता है। उसने बस इतना बोला कि जो लोग अभी खा रहे हैं उनको खाने देते हैं। इसके जवाब में सुशील ने भी कहा कि हाँ, बाकी सभी लोगों के लिए खाना बंद कर दो। केशव ने भी ऐसा ही किया, जल्दी से पूरे रेस्टोरेंट को खाली कर दिया। इसके बाद केशव को छोड़कर रेस्टोरेंट के बाकी स्टाफ की भी छुट्टी कर दी गई थी और पूरी लाइट्स को भी बंद कर दिया गया था। केवल एक चीज जल रहा था और वो था रोटी और बोटी को सेकने वाला तंदूर। सुशील ने केशव को पूरी बात बताई। घटना को सुनकर केशव के भी हाथ पांव फूल गए थे, लेकिन पुराना राजदार होने की वजह से उसने सुशील का साथ देने के लिए हामी भर दी। इसके बाद सुशील और केशव मिलकर गाड़ी से नैना साहनी की लाश निकालते हैं और उसे तंदूर में डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि लाश बड़ी होने की वजह से तंदूर में ठीक से जा नहीं रही थी, लेकिन इन दोनों ने किसी तरह मोड़कर नैना साहनी की लाश को तंदूर में डाल ही दी। इसके बाद लाश को अच्छी तरह से जलाने के लिए उन्होंने बटर के कई डब्बे
और यूथ कांग्रेस के बैनर का भी अच्छे से इस्तेमाल किया। लेकिन बटर की वजह से आग की लपटें इतनी तेज हो गईं कि तंदूर के ऊपर लगे शेल्टर तक पहुंचने लगी। वो आग इतनी तेज हो गई थी कि रेस्टोरेंट की बाउंड्री के बाहर भी किसी की नजर भी उस पर पड़ सकती थी। हुआ भी कुछ ऐसा ही। बगिया रेस्टोरेंट के बाहर एक सब्जी का ठेला लगाने वाली रहा करती थी, जिसका नाम अनारो देवी था। उसने जब आग की लपटों को देखा, वो घबरा गई और चिल्लाने लगी। अनारो देवी की आवाज दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल अब्दुल नजीर गुंजू के कानों में पहुंचती है। अनारो देवी की शिकायत पर कांस्टेबल अब्दुल नजीर दीवार के ऊपर चढ़कर देखता है तो उसे नजर आता है कि तंदूर से आग निकल रही है और 2 लोग खड़े होकर कुछ जला रहे हैं। इसके बाद केशव बाहर से ही मैनेजर का नाम लेकर चिल्लाता है कि केशव, दरवाजा खोल, क्या भून रहा है, बाहर तक आग की लपट आ रही है। इसके बाद कांस्टेबल अब्दुल नजीर अंदर आता है और वो केशव को घबराए हुए देखता है और पूछता है कि क्या जला रहे हो कि आग इतनी उठ रही है। केशव भी घबराए हुए जवाब देता है कि कुछ नहीं, पोस्टर पड़े हुए थे, उन्हीं को जला रहे हैं। लेकिन कांस्टेबल अब्दुल नजीर की नजर इंसानी हाथ और उंगलियों पे पड़ गई थी। उसे पता चल गया था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो तुरंत बाहर आता है और नजदीकी पुलिस स्टेशन पर खबर दे देता है। देखते ही देखते पुलिस पीसीआर की गाड़ियां बगिया रेस्टोरेंट पहुंच जाती हैं। पीसीआर की गाड़ी देखकर ही सुशील शर्मा चुपचाप भाग जाता है और इस तरह दुनिया के सामने आती है शक और वहशीपन की रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान। अगले दिन मीडिया के जरिए यह खबर दिल्ली यूथ कांग्रेस के नेता मतलूब करीम को मिलती है। वही मतलूब जिसकी दोस्ती ने एक घर को बर्बाद कर दिया था। मतलूब ही वो पहला शख्स था जिसने दुनिया को पहली बार बताया कि तंदूर में भूनी गई लाश नैना साहनी की है। वही नैना साहनी जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट सुशील शर्मा की पत्नी थी। इसकी पहचान उसने उंगली में पहनी अंगूठी से की थी। उसका दावा था कि ये अंगूठी उसी ने नैना को उसके बर्थडे की रात पहनाई थी। इसी के साथ मतलूब ने पुलिस के सामने शक जताया कि नैना की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति सुशील शर्मा ने ही की है। हालांकि पुलिस लॉकअप में थोड़ी सी खातिरदारी के बाद केशव ने भी पुलिस को सब कुछ बता दिया था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर सुशील शर्मा कहाँ गया। फिर पुलिस को उनके खबरियों से पता चला कि सुशील शर्मा भागकर बेंगलोर पहुंच गया है। वहां उसने अपने लुक को भी पूरी तरह से बदल दिया था। साथ ही साथ बेंगलोर की एक कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन देने वाला था कि मुझे किसी झूठे केस में फंसाया जा सकता है। हालांकि इसकी जानकारी भी दिल्ली पुलिस को हो चुकी थी और 10 जुलाई को बेंगलोर पहुंचकर दिल्ली पुलिस ने सुशील शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। और दिल्ली लाने के बाद सुशील शर्मा ने कबूल किया कि उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक था कि उसका अफेयर मतलूब करीम से चल रहा है और वो उससे बातें करती है। इसी गुस्से में उससे गोली चल गई। क्राइम की दुनिया को कवर करने वाले बताते हैं कि देश ही क्या, दुनिया में भी मर्डर के बाद लाश को ठिकाने लगाने की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। इसलिए 7 नवंबर 2003 को लोअर कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के दायरे में रखते हुए सजाए मौत का ऐलान किया। हालांकि 10 साल बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने फांसी की सजा को बदलकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। फिर 2015 में सुशील शर्मा पैरोल के लिए अपील करता है और उसकी तरफ से दलील ये दी गई थी कि उसने उम्र कैद से ज्यादा की सजा जेल में काट ली है। इसके बाद बिना किसी शर्त के उसे पैरोल पर रिहा कर दिया जाता है। साल 1995 में वो अरेस्ट हुआ था और 2015 में पैरोल के माध्यम से उसे रिहाई मिल जाती है। आज भी सुशील शर्मा नए नाम, नई पहचान के साथ कहीं इसी देश के कोने में अपनी बची हुई जिंदगी गुजार रहा है। लेकिन आज भी अगर किसी को भनक लग जाए कि उसके बगल में बैठा या चल रहा इंसान तंदूर कांड वाला सुशील शर्मा है, तो उसकी रूह कांप जाएगी। तंदूर कांड जिसने दुनिया को डरने में मजबूर कर दिया था। एक ऐसा कांड जिसने इश्क और शक के बीच की महीन रेखा को समझाने का काम किया था कि कैसे एक छोटा सा शक कई जिंदगियों को पूरी तरह से खत्म कर सकता है। जुर्म और उसकी हकीकत को जानने के लिए सुनते रहिए अपराध।